और दोस्तों कैसे हो यार सारे। मैं आप सभी को वेलकम करता हूं आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज में, जो कि एक पार्ट है जेआर ट्यूटोरियल्स का। और दोस्तों मेरा नाम है गौरव मुंद्रा और मैं आप सभी को पढ़ाता हूं एसपी एंड ओसीएम। और जो 11th के बच्चे हैं मैं उन्हें पढ़ाऊंगा एसपी एंड ओसीएम। 11th वालों आपके लिए भी बहुत जल्द धमाका होने वाला है यार, टेंशन ना लो। और कुछ बच्चे जो है मेरे को इंस्टाग्राम पर परेशान कर दिए थे कि सर कहाँ हो यार आप, नहीं मतलब क्या कर रहे हो आप, गायब हो चुके। हमें तो लगा आपने बस दुनिया छोड़ दी है, संसार छोड़ दिया है, लेकिन नहीं भाई, मैं जिंदा हूं, आपके सामने हूं, अब मैं आ चुका हूं। अब मेरा जो रीजन था यार दोस्तों इतने दिन तक एब्सेंस होने का, तो वो था दोस्तों कि मेरे जो थी, आपको पता होगा जैसे कि मैं एक फ्यूचर कंपनी सेक्रेटरी हूं, तो दोस्तों उसके कुछ प्रिपरेशन में लगा हुआ था मैं, फिर उसके एग्जाम्स हुए। अब दोस्तों यार मेरी एक सिस्टर है, तो उनकी जो है वेडिंग है, ठीक है। अब यार भाई हूं मैं, तो आपको पता होगा शादी में वो चेयर नहीं उठाते क्या, हाँ मैं वो चेयर उठाने वाला काम नहीं करने वाला हूं। तो मैं दोस्तों बस वही बिजी था, तो वो सारे चक्कर में फिर मैं आप सभी के लिए टाइम नहीं दे पाया। लेकिन अब मैं आ चुका हूं, ठीक है। 2-4 दिन और होंगे, थोड़े से आपको लेक्चर्स में डिले देखने को मिलेंगे। लेकिन भाई जैसे ही जुलाई का मंथ स्टार्ट होता है ना, मैं तुम्हें रुला के रख दूंगा। इतना पढ़ाई करेंगे अपन दोनों साथ में, अपन दोनों मतलब एक कैमरा के पीछे जो बच्चा बैठा है मैं उससे बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी अगर कोई बच्चा है, अरे सर आपकी बकवास चलने वाली, कब तक चलने वाली, तो मैं आपको बताऊंगा 2 मिनट आगे कर देना भाई, ठीक है। जिसको मेरी बातें सुननी है वो सुनेगा, और जो लेक्चर होगा अपन 2 मिनट बाद स्टार्ट करने वाले। बाकी और दोस्तों कैसे हो यार, मतलब मैं देख रहा हूँ अपने चैनल पे यार 2 नए टीचर्स आ चुके हैं। जब तक मैं गया क्या, आप लोग तो अब मुझे भूल चुके होंगे, है ना। हमारी श्रेया मैम आ चुकी है, हमारे अकाउंट्स के नए सर आ चुके हैं। मैंने उनके दोनों के लेक्चर्स देखे, बहुत अच्छे लगे। अब तक तो सब कुछ सही जा रहा है, और मैं आप सभी से उम्मीद करूंगा दोस्तों आप लोग फीडबैक उनको अच्छा दो। हाँ, तो अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप उनसे डाउट्स पूछिए, बिल्कुल पूछिए। आप अगर मेरे से नहीं समझ पा रहे हो तो मेरे से डाउट पूछिए, लेकिन बुरा बोलने से पहले एक बार उनसे आस्क कर लेना यार कि आपकी जो भी समस्या है उनसे एक बार पूछ लेना। अगर उसके बाद भी आपको नहीं समझ आ रहा फिर आप उनको बुरा बोलो, चलेगा, लेकिन बात बिना उनसे बातचीत करे अगर आप उनके बारे में बुराई करोगे तो फिर मजा नहीं आएगा यार। वो टीचर को बहुत डिमोटिवेट सा फील होता है। अगर आप मेरे बारे में भी ऐसा बोलोगे तो मुझे भी डिमोटिवेट सा फील होगा। अगर आप मेरे बात से किसी भी बात से नाराज हो तो डीएम करो इंस्टाग्राम पे, सो दैट हम मिलकर सॉल्व कर सके, ठीक है। मैं नहीं चाहूंगा कि आप हमारे चैनल के प्रति हमारे तरफ पे कोई भी एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव आप साथ में लेकर जाए, ठीक है। बाकी ये जो बकवास थी, हम इस बकवास को यहीं रोकते हैं। बाकी आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम ओसीएम करने वाले हैं। इतने टाइम तक हमने लेक्चर नंबर 1 पे स्टॉप किया था, उसमें दोस्तों हमने प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट क्या होता है वो सब पढ़ा था, ठीक है। नेचर वगैरह के बारे में हमने सीखा था प्रिंसिपल्स के। लेकिन आज जो है ना, आज दोस्तों हम एक बहुत मस्त सी चीज सीखने वाले हैं। तो दोस्तों कुर्सी की पेटी बांध लो, आपका भाई आ चुका है, ठीक है। पहला टॉपिक क्या था, यहाँ पे आओ, चलो यहाँ पे पूरा फोकस, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, ठीक है। दोस्तों अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है ना इसको आप देखो अच्छे से, ठीक है। बस एक बार आप देखो। बच्चा कह रहा है ठीक है सर देख लेंगे, क्या दिक्कत है, क्या दिखना है सर बताओ। बच्चा कह रहा है सर सिग्निफिकेंस, हाँ आगे, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, ठीक है सर, इसमें क्या खास है ऐसा। तो मैं बता दूं दोस्तों, ये आपके 2022 बोर्ड्स एग्जामिनेशन में 5 मार्क का क्वेश्चन था, ठीक है। हाँ बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, ये आया था, ये क्वेश्चन था, और ये सबसे हलवा क्वेश्चन है पूरे लेसन का, ठीक है। क्या है, सबसे हलवा क्वेश्चन है पूरे लेसन का। और दोस्तों ये जो प्रिंसिपल्स वाला वर्ड है ना, हम इसे बहुत इतने टाइम से सुनते आ रहे हैं, ये प्रिंसिपल्स है क्या यार। तो दोस्तों आज हम इस प्रिंसिपल के बारे में भी समझेंगे कि किसने कितने प्रिंसिपल्स दिए, ये प्रिंसिपल्स क्या काम आएंगे। आज मैं आपका वो जो टॉपिक है स्टार्ट कर दूंगा, जिसमें हम हेनरी फयोल अंकल के बारे में सीखने वाले। तो आज का ये लेक्चर होने वाला है बहुत जबरदस्त। स्टार्टिंग ये जो टॉपिक है हम इसमें ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करने वाले हैं, क्योंकि मोस्ट एक्सपेक्टेड मेरे ख्याल से तो ये 2023 में नहीं आने वाला, 2023 नहीं 2024 में नहीं आने वाला है, ठीक है। मैंने शायद उल्टा बोल दिया था ईयर का, वो छोड़ो आप, लेकिन आप समझे ना मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि ये जो था, ये वाला क्वेश्चन आपके लास्ट अटेम्प्ट पे आया था, ठीक है। तो आज के लेक्चर अपन स्टार्ट करते हैं दोस्तों, जिसमें क्या है, सिग्निफिकेंस क्या होता है। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो एग्जाम में अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए लोग ऐसा भी क्वेश्चन दे सकते हैं कि सिग्निफिकेंस का वर्ड हटाकर इन्हें लिख दिया इंपॉर्टेंस। अब बच्चा कह रहा है भाई सिग्निफिकेंस क्या होता है ना, तो सिग्निफिकेंस का मतलब है इंपॉर्टेंस, ठीक है। याद रखोगे आज से पक्का। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट आई होप अब आपको सभी को पता है। और प्रिंसिपल्स देखो यार दोस्तों, अगर इसका गूगल में नहीं निकाले तो जनरल रूल और आइडिया, एक ऐसा रूल जो सेट कर दिया है। सर इसको सेट क्यों किया था, क्योंकि किसी महान व्यक्ति ने बोला था, ठीक है, किसी महान व्यक्ति ने बोला था, इसके लिए इसको ऐसा सेट कर दिया, रूल सेट कर दिया है। अरे आपने जब बचपन में वो साइंस में जब आपको हुआ करता था, आपने न्यूटन के बारे में तो सुना ही होगा। तो न्यूटन के जो लॉ थे वो क्या थे, वो एक प्रिंसिपल्स थे, ठीक है। उन्होंने जैसे बनाया, जैसे न्यूटन की जो 3 रूल वाली थियरी थी, जैसे उन्होंने दी,
हम उसको फॉलो करने लग गए। आपने उसको फॉलो क्यों किया? क्योंकि वो एक प्रिंसिपल सेट हो चुका था। तो ऐसे ही कुछ प्रिंसिपल्स दोस्तों बिजनेस में भी होते हैं, बिजनेस की मैनेजमेंट के लिए भी होते हैं। आज हम उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में जानेंगे। 2 मिनट का ये टॉपिक है, यहाँ पे ध्यान दो। प्रोवाइड्स यूजफुल इनसाइट टू मैनेजर्स। देखो यार दोस्तों, आपको पता ही होगा, अगर बिजनेस को एक सक्सेसफुल बनाना है तो इसमें मैनेजर्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। ठीक है, मैनेजर्स एक ऐसा इंसान होता है जो सबको गाइड करता है कि भाई एक इंसान होगा, इसके अंडर बहुत सारे लोग होंगे, और ये जो मैनेजर है ना, ये सभी को गाइडेंस देगा, सभी को आप कह सकते हो डायरेक्शंस देगा कि तेरे को ये वाला काम करना है, तेरे को ये वाला काम नहीं करना है। समझ रहे हो आप? समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? थोड़ा सा कनेक्ट करो। अब आपको ना दोस्तों सिर्फ टेक्स्ट बुक के हिसाब से नहीं चलना है, आपको एक बिजनेस को, एक कंपनी को अपने दिमाग में लाना है पहले तो, कि एक मैनेजमेंट जो है उसमें एक मैनेजर है, तो मैनेजर किस तरह से काम करेगा। आप अपने आप को मैनेजर मानो, अपने आप को एक मैनेजर, एक वो अपना वो कॉर्पोरेट सूट नहीं होता, हाँ भाई वो कपड़ा पहन लो, ठीक है, आपने पहन लिया। अब ऐसे समझो आपके नीचे 100 लोग काम कर रहे हैं, हम उसके हिसाब से ये आज ये 7 पॉइंट करने वाले। प्रोवाइड्स यूजफुल इनसाइट टू मैनेजर्स। दोस्तों देखिए, जो प्रिंसिपल्स है ना, मैनेजर्स जो होता है, कोई भी एक मैनेजर हो, वो हमेशा अपने सुपीरियर जो उनके होते हैं उनकी बात मानते हैं। अब जैसे देखिए दोस्तों, आज अपने देश में बहुत सारे बिजनेस है, बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं। मुझे एक बात बताओ, ये जो मैनेजर्स है या कोई अपकमिंग मैनेजर होगा, वो अपने सीनियर की कही हुई बातों को मानेगा या नहीं मानेगा? बिल्कुल मानेगा ना। तो ये क्या है दोस्तों? प्रोवाइड्स यूजफुल इनसाइट टू मैनेजर। मतलब कि अगर दोस्तों आप फ्यूचर में जाकर कभी कुछ मैनेजिंग वाला काम करोगे, तो आपके दिमाग में, मैं आपका सीनियर था तो आपके दिमाग में मेरी बातें याद आएंगे कि नहीं? तो आपने क्या करा? आपने दोस्तों करे यूजफुल इनसाइट टू मैनेजर्स। क्यों? क्योंकि आपने ये जो प्रिंसिपल्स है ना, आपने दोस्तों इसका इस्तेमाल करा। अब बच्चा कह रहा है सर ये प्रिंसिपल्स, आप कुछ ऐसा प्रिंसिपल्स बता सकते हो क्या जो इसका हमें ध्यान रखते हुए चलना है? बिल्कुल बताऊंगा, ये लेसन में ही आपको सिखाएंगे ये लोग कि प्रिंसिपल्स यहाँ पे किस तरह की प्रिंसिपल्स की बात की जा रही है। ठीक है, तो जब हम प्रिंसिपल्स को, आज मैं स्टार्ट कर दूंगा आपका प्रिंसिपल्स वाला टॉपिक, और जब हम उसको स्टार्ट कर देंगे ना, तब आपको ये टॉपिक जो है ये वाला और अच्छे से समझेगा। तो ये लोग को ना प्रिंसिपल थोड़ा पहले देना था, उसके बाद ये देना था, लेकिन ठीक है भाई, 12th वाले जो बुक प्रिंटर है वो भाई पता नहीं क्या सोच के उन्होंने बुक बनाई है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पे देखिए, हेल्पफुल इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो यार दोस्तों, अगर मैनेजर जो है, ठीक है, अगर मैनेजर अपने हिसाब से काम करेगा, किसी की भी बात नहीं सुनेगा, तो ऐसा हो सकता है कि उसके बिजनेस को सक्सेस मिले। लेकिन अगर वो सबकी बात सुनेगा, सबका फीडबैक लेगा, सबसे अपनी ओपिनियन लेगा, सजेशंस लेगा, सबकी बात मानेगा, उसके ऊपर जो भी सीनियर्स है उनकी भी बात मानेगा, और वो सारे बातों को अगर वो बिजनेस में अप्लाई करेगा, तो इससे क्या होगा ना, वो रिसोर्सेज जो है ना, उसके पास जो रिसोर्सेज है उसको सही से इस्तेमाल कर पाएगा। अब बच्चा कह रहा है सर रिसोर्सेस में क्या क्या आ सकता है? बेटा रिसोर्सेस में प्रॉपर्टीज आ सकता है, आपके पास फाइनेंस कितना है ये आ सकता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन ये 2 मेजर आप कह सकते हो। ठीक है, चलो यहाँ पे साइंटिफिक डिसीजंस। देखिए यार दोस्तों, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ पे देखिए मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल्स है ना, आज जिस प्रिंसिपल्स के बारे में हम करने वाले, ये दोस्तों साइंटिफिक डिसीजंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा ना, ये जो हेड पॉइंट्स है आपको ये तो ऐसे ही याद करने पड़ेंगे दोस्तों। ये जो 7 पॉइंट्स है ना, ये याद करने में मैं एग्री करता हूँ बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन ये एकदम बकवास टॉपिक है, आप इसमें जो चाहे लिख सकते हो। ठीक है, बिल्कुल टेंशन ना लो, ये हेड पॉइंट्स पे अपना ग्रिप बनाओ। 5 में से 3 मार्क तो आपको ये हेड पॉइंट्स के मिलेंगे, इसके अंदर आपको 2 से 3 लाइन लिखना है। ठीक है, उसका आपको मैक्सिमम 4 से 4.5 मार्क्स मिलेंगे, इसमें 5 नहीं मिलता है थियरी में। ठीक है, समझ में आ रहा है सब? टेंशन ना लो, इसमें आप अपने मन से फेंक के आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए फिर क्या, अंडरस्टैंडिंग सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ये सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला पॉइंट है ना, मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये एग्जाम में आने वाला है, ये लेसन से नहीं आएगा। आपके ओसीएम के टेक्स्ट बुक में एक लेसन है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी करके, मेरे को जहां तक याद नहीं, मैंने देखा नहीं चैप्टर का नाम, लेकिन ऐसा ही कुछ है जिसमें हम CSR के बारे में समझने वाले। CSR यानी कि एक बिजनेस जो है वो सोसाइटी के लिए क्या करता है, हम उस चैप्टर में इसके बारे में जानने वाले। तो ये लेसन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये यहाँ पे ये पॉइंट यही समझाना चाहता है, अगर आप सिर्फ बिजनेस एक प्रॉफिट मोटिव के हिसाब से चलेगा तो वो बिजनेस नहीं चल पाएगा, क्योंकि बिजनेस जो है ना ये किस पे डिपेंडेंट है? कस्टमर पे, कस्टमर यानी कि सोसाइटी पे। तो अगर सोसाइटी हेल्प करती है बिजनेस को चलाने में, तो ये बिजनेस का कर्तव्य है कि वो सोसाइटी का ध्यान रखें। क्योंकि देखो यार सीधी सी बात है, अगर कल कस्टमर सारे मिलके एक साथ आ जाए और बोले हम ये वाली कंपनी से प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, तब आप क्या करोगे? मुझे एक बात बताओ, है ना? तो दोस्तों ये आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका बिजनेस जहां पे भी सोसाइटी में है, आपको उनका ध्यान रखते हुए चलना है। ठीक है, आसान सा पॉइंट है, अपने मन से लिखोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्क्स मिलेंगे भाई यहाँ पे। अब आपको दोस्तों इतना याद रखो,
ट्वेल्थ में ना आपको हेड पॉइंट्स याद करने हैं, उसके अंदर का जो मटेरियल, जो एक्सप्लेनेशन है वो आपके हाथों से निकलना चाहिए, क्योंकि पूरे 11th में फिर आपने करा क्या? अगर आप 11th में ना वो राइटिंग वाली स्किल्स, अपने इमेजिनेशन वाली स्किल्स को बिल्ड नहीं कर पाए, तब आपको ट्वेल्थ में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूं ना, उसके लिए हम सेट करेंगे, उसको भी टेंशन ना लो। चलिए आगे, एनकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देखो यार दोस्तों, अगर कंपनी क्या होती है ना, कभी कभार कुछ अगर कोई मटेरियल डेवलप करती है या कोई मशीन डेवलप करती है, तो वो डेवलप एक ऐसा वर्ड है ना दोस्तों, इसका कोई एंड नहीं है। एक चीज बहुत हद तक डेवलप हो सकती है। जैसे मैं आपको क्या बता रहा हूं, जैसे ये स्क्रीन है दोस्तों, ठीक है, ये स्क्रीन भी एकदम पूरी तरह से डेवलप नहीं है अभी मार्केट में। आप ये स्क्रीन को भी बहुत ज्यादा डेवलप कर सकते हो। बच्चा कह रहा है सर कैसे? मतलब सोचो ना, ये स्क्रीन वाले अगर एक ऐसा पेन निकाले जिसमें मैं इतनी दूरी है, डिस्टेंस देखो आप, ये बोर्ड यहाँ पे है, ये पेन मेरे हाथ में इधर है, लेकिन मैं चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकूं। क्या ये वाली टेक्नोलॉजी आई अभी? नहीं ना। अगर ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए तो फिर तो मजा आ जाएगा यार। तो ये क्या है? ये डेवलपमेंट वाला सीन है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ये सर, ये प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट कैसे एनकरेज करेंगे? इसमें दोस्तों बहुत सारे प्रिंसिपल्स में ऐसा लिखा गया है कि यार रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जब आप मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को अपने दिमाग में रखते हुए चलते हो ना, तब आप अपने रिसोर्सेस को अच्छे से यूज करते हो। मैनेजर अच्छा सा अपना दिमाग लगा सकता है उस पर। तो ये सब जब आप सारी चीजें करते हो, तो इसके साथ दोस्तों आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी आसानी मिलती है, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी कि आप नए टेक्नोलॉजीज पर रिसर्च करना। अगर आपके पास कोई टेक्नोलॉजी है तो उसको डेवलपमेंट करना। ये आप कैसे अच्छे से कर पाओगे? अगर आप मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का ध्यान रखते हुए चलते हो तो। बस आपको इतना यहाँ पे फेंक के आना है, पूरे मार्क्स मिलेंगे। चलिए आगे, हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। देखो यार सीधी सी बात है, एक मैनेजर जो है ना, वो कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल, कोऑर्डिनेट यानी कि दोस्तों एक मैनेजर और एक एम्प्लॉय और तीसरा एम्प्लॉय, ये इनके बीच में एकदम अच्छा रिलेशन होना चाहिए। अगर मैनेजर ने एक एम्प्लॉय को काम दे दिया है तो उस एम्प्लॉय को वो काम कंप्लीट करना है, फालतू की अपने कुछ भी और सजेशन नहीं देना। इसका मतलब ये कह रहा है, देखो यार कोऑर्डिनेट, अगर मैनेजर को किसी से बात करना है ना तो बहुत इजीली कर सके। ऐसा नहीं उसने उस पर्सन को कॉल किया था लेकिन वो पर्सन कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है या कुछ भी। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं बोल रहा हूँ कोऑर्डिनेट करना, मतलब कि आप अगर आप कोई रिप्लाई चाहते हो, आपको वेट करने की भी जरूरत ना पड़े। मैनेजर के पास एक इतना इफेक्टिव एस्टेब्लिश्ड कम्युनिकेशन मैकेनिज्म है, ठीक है, कि मतलब ये एक जगह इसने मैसेज डाल दिया तो जो एम्प्लॉय है वो अपने आप इससे कोऑर्डिनेट करने आ रहा है। इसके पास कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजीज होनी चाहिए, इस तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए, इस तरह का इसने पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स बनाना चाहिए। बच्चा कह रहा है सर आप ये पॉलिसी प्रोसीजर्स क्या कह रहे हो, एकदम ऐसे नए नए से वर्ड्स है। तो दोस्तों अभी से ही ये सब अपने दिमाग में एस्टेब्लिश करो, क्योंकि ये वर्ड्स आपको आपके बुक में लिखने हैं। धीरे धीरे समझाऊंगा, टेंशन ना लो। ये वर्ड्स के आप लोग डिटेल में भी जाने वाले हैं, आपके 12th के OCM में भी है, टेंशन ना लो। तो हम सब समझेंगे, स्टार्ट है अभी, लेकिन करेंगे, पूरा करेंगे, टेंशन ना लो। चलिए आगे देखते हैं। डेवलप्स ऑब्जेक्टिव अप्रोच। मुझे एक बात बताओ दोस्तों, अगर कोई कंपनी होती है या कोई एक बिजनेस होता है, वो बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव होता है। मतलब कि जैसे दोस्तों देखिए, अभी आप 12th में हो, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? बच्चा कह रहा है सर मेरा ऑब्जेक्टिव है सर बढ़िया से 90% लाऊंगा आपके साथ पढ़ के। तो क्या ये मेरा ऑब्जेक्टिव है? आप बिल्कुल है, ये आपका बिल्कुल ऑब्जेक्टिव है। बच्चा कह रहा है सर आपका ऑब्जेक्टिव क्या? मेरा ऑब्जेक्टिव, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल पूछा। मेरा ऑब्जेक्टिव दोस्तों ये है कि मैं जल्दी से जल्दी OCM का और SP का जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूं आपको कंप्लीट करा के दूं। तो ये क्या था? ये मेरा ऑब्जेक्टिव था। लेकिन दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव को मैं कंप्लीट या एस्टेब्लिश या अचीव कैसे करूंगा? अगर मैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का ध्यान रखते हुए चलूंगा। यहाँ पे आपको ये लिख के आना है, लिख दोगे ना भाई, आसान सा है। देखो ये क्वेश्चन का रिपीट होना कोई चांस नहीं है, क्योंकि ये 12th लास्ट अटेम्प्ट में आया था। लेकिन इसको रीड कर जाना, इसके 7th हेड पॉइंट्स ये जो है साथ के साथ आपको इसके मुंह पर याद होने चाहिए बिल्कुल। और कैसे याद करोगे? एक पेपर लो आज से ही, 7 पॉइंट्स को 2 बार 3 बार लिखो, याद हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन अंदर का याद करना, अपने मन से लिखने की तैयारी कर लो। चलो ठीक है, पहला टॉपिक था, ज्यादा टाइम इसमें ही लगा, आगे के कोई भी टॉपिक में टाइम नहीं लगेगा। और अभी से ये जो चैप्टर है ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अब अपन पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स क्या होता है। यही जानना चाहते थे ना आप? चलो ठीक है, ये फालतू के टॉपिक्स को छोड़ो और अब हम चलते हैं प्रिंसिपल्स पे। लेकिन उससे पहले हम समझेंगे कि थियरीज ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। इस पे कोई शॉर्ट नोट नहीं आएगा, ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। आपकी बुक में क्या लिखा है? सेट ऑफ जनरल रूल्स दैट गाइड द मैनेजर्स टू मैनेज एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि दोस्तों ये थियरीज ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर, कैसे आपको बिजनेस को मैनेज करना है, लोगों को मैनेज करना है, उस पे दोस्तों कुछ थियरीज है। थियरीज यानी कि आप कह सकते हो किसी महान व्यक्ति ने अपना आकर एक्सपीरियंसेस बताए हैं कि कैसे एक बिजनेस को चलाना है। तो कैसे इस बिजनेस को चलाना है, इस पूरे शब्द को कहते हैं भाई थियरी, ठीक है। तो क्या है? सेट ऑफ जनरल रूल्स, कि एक ऐसा रूल बनाया है
ये रूल कैसे बना सर? किसी महान व्यक्ति ने बोला था जो बहुत ही सक्सेसफुल आदमी होगा यार, और तो क्या, और किससे बना होगा? ठीक है, क्या है? सेट ऑफ जनरल रूल्स दैट गाइड द मैनेजर्स। ठीक है, जैसे कोई मैनेजर है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड देखिए, एग्जाम्पल कहाँ लिख सके वो देख रहा हूं, चलो यहां पे लिख देते हैं दोस्तों। ये मैनेजर ये जो है ना, ये एक मैनेजर है, ये क्या करता था ना, ये अपने इंडिया का ही एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे हमारे रतन टाटा जी, ठीक है, लीजेंड आदमी है, तो यहाँ पे हम लीजेंड सर का नाम लिख देते हैं। तो हमारे टाटा लीजेंड, तो हमारे टाटा सर जो है, इन्होंने कुछ ऐसी बात कही थी मैनेजर्स के लिए खासकर, कि आपको आपके एम्प्लॉयज का ध्यान रखना चाहिए, आपको अपने एम्प्लॉयज को अच्छी रेम्यूनरेशन देनी चाहिए। ठीक है, ये अपने महान व्यक्ति लीजेंड जी ने कहा था। अब ये मैनेजर जो है ना, ये कौन है मैनेजर? ये मैनेजर, ये रतन टाटा जी की बात सुनकर बहुत भावुक हो गया, बोला अरे अरे सर ने बोल दिया मतलब मानना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा, है ना। ये चीज को कहते हैं दोस्तों प्रिंसिपल्स। मैनेजर किन की बात मान रहा है? इनकी बात मान रहा है। इनकी बात क्यों मान रहा है? क्योंकि ये एक सक्सेसफुल आदमी है, इनने बहुत कुछ अचीव किया है जो अपने देश में कोई नहीं कर सका, या अगर कर भी सका है तो बहुत कुछ हद तक कर पाया है ना। थोड़ा थोड़ा कर रहा है, कोशिश चालू है, वही आप समझो। तो अब ये जो मैनेजर है, ये बेचारा अभी अभी नया नया मैनेजर बना है, ये अपने सीनियर का बात तो बिल्कुल मानेगा। और जब इतना बड़ा आदमी आपको आकर कहे कि आपको इस तरह से बिजनेस चलाना है, तब आप नहीं चलाओगे क्या? मुझे एक बात बताओ, नहीं चलाओगे? उनकी बात मानकर चलाओगे ना। जैसे समझो आप एक ऑटो रिक्शा में जा रहे हो, आपके बाजू में किसको बैठाओ बताओ? अंबानी जी को साथ में बैठा दूं? ठीक है, चलो अंबानी जी आपके साथ में बैठे, आप सर को देखकर क्या पूछोगे? अरे सर कैसे हो, मस्त, आपका घर बहुत बढ़िया है, ऐसा तो नहीं पूछोगे ना। आप उनसे कुछ बिजनेस की टिप्स लोगे कि सर मुझे भी एक बिजनेस खोलना है अपना, आप क्या मुझे अपना 1 मिनट देकर कुछ बता सकते हो मुझे किन किन चीजों का ध्यान रखना है? तो ये जो ध्यान रखना है किन किन चीजों का, इसको कहते हैं भाई प्रिंसिपल्स, थियरीज है उनकी, जो हम बिजनेस में फॉलो करते हैं। और बिजनेस में नहीं, फिलहाल हम किस में बात कर रहे हैं? मैनेजमेंट में। अगर आप मैनेजमेंट में फॉलो करोगे तो ऑब्वियस सा बात है बिजनेस में भी फॉलो होगा, इसलिए मैं बार बार बिजनेस कह रहा हूं, लेकिन आपको मैनेजमेंट लिख के आना। चलिए, तो ये जो थियरीज थी, अब बहुत सारे महान व्यक्ति ने दिया है, जिसमें आपके बुक में जो है ना दोस्तों, 2 व्यक्ति के बारे में हम जानने वाले। एक तो है हेनरी फ्योल, ठीक है, और आज हम हेनरी फ्योल के 4 प्रिंसिपल्स को आज हम अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है भाई, तो ये जो थियरीज है ना, ये थियरीज क्या होता है, ये देखिए, ये है एक एक्सप्लेनेशन, लेकिन सर किसके लिए? टू असिस्ट एम्प्लॉयज फॉर अचीविंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, मतलब ये जो लीजेंड आदमी थे, इन्होंने इनको एडवाइस दी, पर क्यों दी? सो दैट ये जो मैनेजर है ना, ये अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। ठीक है, समझ में आ रहा है? एकदम कनेक्ट कर पा रहे हो? जैसे अब आपके और मेरे रिलेशन को ही ले लो यार, मैं आपको क्या कर रहा हूं? गाइडेंस दे रहा हूं ना, मैं आपको असिस्ट कर रहा हूं। मैं आपको असिस्ट क्यों कर रहा हूं? आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कराने में। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? 12th में 90% लाने का। तो ये क्या था? ये थी भाई थियरीज ऑफ गौरव मुंद्रा, या फिर थियरीज ऑफ स्कोरिंग 90% इन एग्जामिनेशन। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हो। चलो यार, फालतू से हम ये टॉपिक को स्ट्रेच कर रहे, इतना ये है नहीं टॉपिक, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए, अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अभी हम इतने देर से वो प्रिंसिपल्स कह रहे थे ना। चलिए अभी स्टार्ट करते। हेनरी फ्योल्स एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी ऑफ मैनेजमेंट। भाई ये क्वेश्चन जो है ना, अपना आपके पास जो आपकी टेक्स्ट बुक होगी ना, उसके सामने एक बहुत बड़ा सा स्टार बना दो, बहुत बड़ा सा स्टार बना दो। ये वाले अटेम्प्ट में आपके बोर्ड एग्जामिनेशन किसमें ये क्वेश्चन आ सकता है। पूरा चांसेस लेसन नंबर 1 से 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स बनते हैं। लास्ट अटेम्प्ट में सिग्निफिकेंस वाला बना था, तो ये अटेम्प्ट में या तो ये बनेगा या फिर साइंटिफिक वाला बनेगा। तो आपको ये क्वेश्चन तो भाई मतलब इस तरह से तैयारी करवाऊंगा ना, टेंशन ना लो, मैं हूं, टेंशन ना लो। ये क्वेश्चन बच्चे स्किप करके जाते हैं या फिर कुछ कुछ इजी वाले करके जाते हैं, लेकिन भाई अपन तो है 14 के 14, 14 के 14 बहुत तबाही तरीके से करने वाले, क्योंकि मैं आपको सिखाऊंगा, सीधी सी बात है। चलिए, हेनरी फ्योल, अगर एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले दोस्तों आपको हेनरी फ्योल को बताना है कि हेनरी फ्योल थे कौन। भाई थे कौन, ये है कौन? चलो जानते हैं। हेनरी फ्योल जो है ना, इनका बॉर्न कब हुआ था? 1841 में, और इनकी जो डेथ हुई थी अनफॉर्चुनेटली कब हुई थी? 1925 में। ठीक है, तो ये जो हमारे लीजेंड आदमी है हेनरी फ्योल, इन्होंने क्या करा? एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी ऑफ मैनेजमेंट के बारे में ये कुछ बातचीत करते हैं। ठीक, इनका बॉर्न क्या था? 1841। इनने बाय बाय कब करा? 1925। ठीक है, हम ये सर को बहुत अच्छे से याद करेंगे क्योंकि एग्जाम में इनका आना बिल्कुल बनता है। ठीक है, और आ सकता है भाई, आ सकता है, आपके प्रीलिम्स में तो पक्का आएगा।
ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रीलिम्स में पक्का आएगा, यूनिट टेस्ट में पक्का आएगा। ये बताता हूँ, ध्यान दो यहाँ पे। ये क्या हुआ, ये कौन थे, ये क्या करते थे, इसके बारे में आपको एक लाइन लिख के आनी है। ये थे एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर। मतलब कि हेनरी फ्योल कौन थे सर, ये एक इंजीनियर थे और किस चीज के फील्ड के थे, माइनिंग वाला। माइनिंग फ्रेंच, ये फ्रेंच के भी थे, तो मतलब फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर। अरे हेनरी फ्योल कौन है, इंजीनियर है, कहां का, फ्रेंच का, किस चीज का, माइनिंग का। बॉर्न कब हुआ था, 1841। हमें छोड़ के कब गए, 1925। याद रहेगा, ये मुझे आपके आंसर में लिखना चाहिए, वरना टीचर तो छोड़ो, पहले तो मैं आपकी कुटाई करूंगा। ठीक है, यहां पे क्या था, माइनिंग इंजीनियर हु टर्न्ड अ लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट एंड अ सक्सेसफुल मैनेजर। मतलब कि दोस्तों आपकी बुक में इनके बारे में, हेनरी फ्योल के बारे में इसलिए है क्योंकि ये एक बहुत ही सक्सेसफुल मैनेजर थे, सीधी सी बात, एंड ऑफ डिस्कशन। ठीक है, ये इनका टॉपिक आपके बुक में क्यों है, क्योंकि ये एक बहुत ही सक्सेसफुल मैनेजर थे सर, इसके लिए हम इनके बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। गॉट इट, कोई समस्या, कोई आपत्ति नहीं, स्टार्ट करें। यहां तक आपको लिखना है। फिर इनके बारे में एक और पॉइंट है कि ये जो थे ना, ये फ्रेंच माइनिंग कंपनी में काम करते थे और वहां पे ये चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर थे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये इंट्रोडक्शन बच्चों आपको लिख के आना है, सिर्फ यहां तक नहीं, और बड़ा है। आप चाहिए तो इसका एसएस ले लेना, मतलब स्क्रीनशॉट ले लेना, और भाई ये आपको तरीके से थोड़ा इसको और एक्सटेंड करना है, लेकिन लिख के आना एग्जामिनेशन में 100% आपको लिख के आना है। वरना भाई जिस बच्चे ने इसको स्किप किया और एग्जाम में जब वो लिख रहा है तो वो डायरेक्ट प्रिंसिपल्स लिख रहा है, मैं देखो एग्जाम में आके पिटाई करूंगा मैं आपकी। ठीक है, यहाँ पे देखो, आफ्टर कंडक्टिंग मेनी एक्सपेरिमेंट्स इन ऑब्जर्वेशन इन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि भाई ये जो मैनेजर है ना हेनरी फ्योल, हमने बस इनका ऐसे ही नाम अच्छा लगा इसलिए उठा दिया और बुक में लिख दिया, नहीं। ये बहुत ही सक्सेसफुल मैनेजर है और सक्सेस इनको ऐसे एक दिन में नहीं मिला है। इन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारी मेहनत की, बहुत सारे फेलियर्स भी झेले हैं, उसके बाद इनका नाम हमने इस बुक में दिया है। और इनके जो प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट वाले, वो हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, फॉलो कर रहे हैं मतलब ये आपको बता रहे हैं कि ऐसे प्रिंसिपल्स है भाई जो आप देख सकते हो। तो हेनरी फ्योल जो है ना, ये अंकल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे और एग्जाम में ये 14 प्रिंसिपल्स नहीं आते। एग्जाम में आता है कि कोई भी 6 प्रिंसिपल्स बताओ, कोई भी 8 प्रिंसिपल्स बताओ। 8 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। मेरे जब 12th दिया था मैंने, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, बिल्कुल आया था, फॉर श्योर आया था। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन इसमें एग्जामिनेशन में क्या होता है ना, ये जो 14 प्रिंसिपल्स है ना दोस्तों, इसमें से कोई 1 या 2 प्रिंसिपल्स वो लोग एज अ शॉर्ट नोट पूछते हैं, तो भाई बच्चा वहां अटक जाता है। तो टेंशन मत लो, मैं करवाता हूँ, बहुत ईजी, बहुत इतना मजा आएगा ना भाई तुम्हें, फुल स्वाट टॉपिक है एकदम। अरे एक बच्चे वाला टॉपिक है, आओ देखते इसको। ये जो हेनरी फ्योल है ना, इनको और पता है क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। एग्जाम में आएगा कि एक्सप्लेन या राइट अ नोट ऑन फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, या हु वाज फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट एंड एक्सप्लेन हिज प्रिंसिपल्स। भाई बच्चे हो जाएंगे कंफ्यूज, ये भाई किसके बारे में बात कर रहा है, तो ये बात कर रहा है हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स के बारे में। और एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स के बारे में बताओ, तो ये जो 14 प्रिंसिपल्स है ना, इसमें से जो आसान आपको 6 से 8 आते हो लिख कर आ जाना। ठीक है, बच्चा कह रहा है सर आपने बता दिया, लेकिन अब मेरे को टेंशन आ रहा है कि इसके जो प्रिंसिपल्स होंगे क्या वो हार्ड है कि ईजी है। देखे, थोड़ा बाल सेट कर लूं। ठीक है भाई, बढ़िया, चलो आओ यहाँ पे। अब क्या बोल रहा हूँ, इंट्रोडक्शन का एक समरी। चलो भाई ध्यान दो, यहाँ पे पहले स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बताता हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हो यार। 1 मिनट ज्यादा दे देंगे कोई बात नहीं, लेकिन तुम लोग अच्छे से करो। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आ रहा हूँ क्या, नहीं आ रहा हूँ, स्माइल देता हूँ थोड़ा, ऐसे स्टोरी लगाना भाई, मेरे को बिना कोई टैग किए पिटाई करूंगा। चलो यहाँ पे देखो, अभी मैं क्या बोल रहा था, स्टार्ट करें इसका समरी। हेनरी फ्योल एक अंकल, ठीक है, ये बॉर्न कब हुए थे, 1841 में। इनकी डेथ कब हुई थी, 1925 में। बॉर्न डेथ क्लियर। कहाँ के थे ये, फ्रेंच के थे। क्या इनका काम क्या था, इंजीनियर थे भाई। कहाँ के इंजीनियर थे, फ्रेंच के थे। कौन सी फील्ड में, माइनिंग के फील्ड में। ठीक है सर, याद हो जाएगा। ये क्या थे भाई, ये एक अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट थे और इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किए, उसके बाद ये एक सक्सेसफुल मैनेजर बने। ये जिस कंपनी में काम करते थे, कौन सा पोजीशन था इनके पास, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर वाला। क्या बात है भाई, बड़ा आदमी बहुत। ठीक है, इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, उस 14 प्रिंसिपल्स को अभी हम पढ़ने वाले हैं। मेन पॉइंट है, सबके आंसर में ही दिखना चाहिए, अगर ये कोई भी क्वेश्चन आता है तो इनको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये जो हेनरी फ्योल है ना, ये आपको एमबीए का लेसन नंबर 1 में दिखेगा। ठीक है, एमबीए फर्स्ट ईयर लेसन नंबर 1। उसके बाद आप अगर बीकॉम कर रहे हो,
बैफ कर रहे हो, बैफ में नहीं है, बीकॉम में है, बीएमएस में है, बीबीए में है, 14 प्रिंसिपल्स आपको हर जगह मिलेगा सिर्फ बैफ में छोड़ के, क्योंकि बैफ एक अकाउंटिंग वाली फील्ड होती है। तो जब आप ग्रेजुएशन करोगे आपको ये टॉपिक 200% एग्जामिनेशन में भी आने वाला है, तो ये टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या लगता है ये 12th में नहीं आएगा? भाई आपके 12th में ही ये टॉपिक स्टार्ट हुआ है, फिर तो आगे तो आना ही है, आप इसका मतलब ये समझो, ठीक है। तो हेनरी फ्यूएल को आज मैं क्या बोल रहा हूँ ना दोस्तों, आप ये टॉपिक को थोड़ा साइड में रखो, आप ऐसा समझो आपने अपने कॉमर्स लाइफ में अब तक का सबसे मेन टॉपिक उठा लिया है आज मैं आपको बोलूंगा 11th में भी इतने मेन टॉपिक्स नहीं थे, पूरे ओसीएम तो बकवास था भाई 11th का, लेकिन 12th का ओसीएम बहुत मस्त है, जिसमें से ये एक ऐसा टॉपिक है ना जो आपको लाइफ लॉन्ग तक काम आएगा। अगर कोई सक्सेसफुल मैनेजर बनना चाहता है ना तो उसको ये टॉपिक्स का काम आ सकता है। बच्चा कह रहा है सर सही में काम आएंगे ये प्रिंसिपल्स, या इसने से वैसी बातें रखी है? नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। आज हम कितने बातें समझेंगे प्रिंसिपल्स की? तो दोस्तों आज हम टोटल 3 और कुछ है, देखने दो मुझे, ठीक है। तो दोस्तों आज हम 4 सीखेंगे और फिर इसका जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम सारे प्रिंसिपल्स को समझेंगे, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे 2 मिनट लगेगा, बस ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, और जिसमें आज हम करने वाले पहला जो से स्टार्ट करने वाले प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है। इसका मतलब ये, जब एक काम आप किसी को देते हो ना तो पहले तो आप ये देखो आपने जिसको काम दिया क्या वो कर सकता है क्या। मैं क्या बोलूं, मेरे बातों पर ध्यान दो। आप किसी को काम दे रहे हो तो पहले ये देखो कि क्या वो काम कर सकता है। जैसे अपने राहुल सर मेरे को आए, बोले भाई सुनना तेरे को केमिस्ट्री पढ़ाना है। केमिस्ट्री मेरे को केमिस्ट्री का स्पेलिंग नहीं आता, मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। अच्छा, अरे मस्ती कर रहा हूँ, आता है स्पेलिंग? हाँ भाई ठीक है, मैं क्या बोल रहा था, लेकिन मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊँ। देखो सर मैं पढ़ा सकता हूँ लेकिन मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ा सकता, मेरी बात सुने आप। तो डिवीजन ऑफ वर्क, अगर आप किसी को काम अलोकेट कर रहे हो तो उस तरफ से करो कि वो बंदा जो है कैपेबल है, उसके पास उतनी क्वालिटी है, उसके पास उतना नॉलेज है कि वो काम आपको कंप्लीट करके देगा। फर्स्ट पॉइंट ये कहना चाहता है, डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखो आपको वर्क कुछ इस तरह के वर्क होंगे, जैसे कि सर टेक्निकल वर्क है, फाइनेंशियल वर्क है, ऑपरेशनल वर्क है, मैनेजरियल वर्क है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, अकाउंटिंग वाला वर्क है, ठीक है। तो आपको एक बिजनेस में ये सारे काम होते हैं कि नहीं, तो ये सबको मैनेज करने के लिए आपको एक एम्प्लॉय लगेगा, और वो जो एम्प्लॉय है ना, आप ये जो वर्क है ऐसे एम्प्लॉयज को दोगे जिनके पास क्वालिटी है, कैपेबिलिटीज है कि वो आपको वर्क जो है अचीव करके देंगे। अब जैसे देखो यार, अपने राहुल सर है, वो साइंस के बच्चों को पढ़ाते हैं, मैं उनको बोलूंगा अरे राहुल सर इधर आओ, आप इधर आओ यार, आपको ना क्या करना है, आपको मैं अकाउंट्स की फील्ड में बिठा दूं, चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। वो भले ही कैपेबल इंसान है, भले उनके पास क्वालिटी है, लेकिन क्या उनके पास नॉलेज है क्या यार? मुझे आप ये बताओ, क्या वो मैनेज वो वाला काम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। तो आपको डिवीजन ऑफ वर्क, आप किसको कितना काम दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, और अगर उसको दे रहे हो तो क्या वो कैपेबल है या नहीं करके कंप्लीट करके देने को, आपको ये सब चीजों का ध्यान रखना है। पहला प्रिंसिपल यहाँ पे एंड होता हुआ एग्जाम में आएगा अगर, तो आपको ये लिख के आना है। सबसे पहला इससे स्टार्ट करो, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, बहुत ईजी है, ठीक है। तो ये करना है। चलिए आगे, प्रिंसिपल्स ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये क्या था, आप पहले तो ये समझो, अथॉरिटी का मतलब होता है राइट टू टेक डिसीजंस, मतलब कि अरे मेरे पास हक है, मेरे पास ये पावर है कि मैं डिसीजंस ले सकूं, ठीक है। फिर क्या है, अगर किसी के पास अथॉरिटी हो ना तो उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। बच्चा कह रहे सर थोड़ा समझ आया, लेकिन आप अपने तरीके से बताओ, ठीक है भाई, ध्यान दो यहाँ पे। राइट टू टेक डिसीजंस इट कम विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब ये देखो यार दोस्तों, मैं जेआर ट्यूटोरियल्स पे, दोस्तों आपको पता होगा मैं कॉमर्स पढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ पे एसपीओसीएम पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको बताऊं ना, मेरे पास इतनी अथॉरिटी है कि मैं दूसरे टीचर्स के साथ जाकर बातचीत कर सकता हूँ, उनसे कुछ डाउट्स वगैरह भी अपने सॉल्व कर सकता हूँ। ये क्या, मेरी एक अथॉरिटी है ना, मेरी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी। मेरी यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी कि मैं एक लेक्चर जो है प्रॉपर तरीके से बना रहा हूं और आप सभी को प्रोवाइड कर रहा हूं। वैसे ही दोस्तों एक कंपनी में एक मैनेजर होता है, ठीक है, इसका काम होता है जितने भी इसके अंदर लोग हैं ना, इसके अंदर जितने भी लोग काम करते हैं, ठीक है, इसके समझिए ये दोस्तों मैनेजर है, इसके अंदर 100 एम्प्लॉयज काम करते हैं। तो ये जो 100 एम्प्लॉयज है ना, ये वर्क अपना टाइम टू टाइम कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं, वर्क कंप्लीट हो गया तो उसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं या नहीं, वर्क कंप्लीट करते समय कुछ गलतियां हो रही है तो ये उसके बारे में उसको रिजॉल्व कर रहे हैं या नहीं, ये सारे बहुत सारे चीजें आपको कंसिडर करना होता है। जब एक मैनेजर आप बनते हो तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। आपके ऊपर बहुत बड़ी अथॉरिटी है, आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैनेजर के ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, पूरे कंपनी के बिजनेस की ना भाई। तू मैनेजर है, तुझे कंपनी के लोगों को मैनेज करना है, इसका मतलब तू बिजनेस को भी मैनेज कर रहा है, तो तुझे इस तरह से मैनेज करना है कि सब कुछ सारा काम अच्छे से हो।
तो ये तेरी अथॉरिटी है। चलिए, प्रिंसिपल्स ऑफ डिसिप्लिन। अब ये क्या है भाई, देखिए डिसिप्लिन यानी कि कुछ चीज को कंसिस्टेंटली फॉलो करते जाना और जिस तरह से बोला है वैसे ही फॉलो करना। ठीक है सर, ये तो आपने कुछ जनरल मीनिंग बताया, देखते हैं यहाँ पे, देखते हैं। देखिए एक कंपनी है, एक बिजनेस है, ठीक है, उस बिजनेस में दोस्तों बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं। एक बिजनेस अपने आप से तो चलेगा नहीं, उसको चलाने के लिए हमें लोग लगेंगे और ये लोगों को हम एम्प्लॉयज कहते हैं या आप स्टाफ कह लो। ठीक है, अब ये जो स्टाफ है ना दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है पहले वो देखते हैं। क्या लिखा है, अब यहाँ पे ध्यान लगाओ, एम्प्लॉयज मस्ट ओबे एंड रिस्पेक्ट द रूल्स दैट गवर्न द ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं। जब आप एक कंपनी के जब कंपनी में काम करोगे तो आपको दोस्तों ऑफर लेटर के साथ साथ पता है क्या मिलता है, कोड ऑफ कंडक्ट मिलता है, कोड ऑफ एथिक्स वाली बुक मिलती है। तो इसमें लिखा रहता है कोड ऑफ कंडक्ट में कि आप जब आओगे ऑफिस में तो आप क्या पहन के आओगे, आप किससे कितनी बात करोगे और आपके पास जो आपको एक रूम अलॉकेट किया जाता है आप उसके अलावा और किधर नहीं जा सकते। तो ये सब क्या है दोस्तों, ये आपको ओबे करना है। और ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए हैं ना मैनेजमेंट में, बिजनेस में जो ये रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए ये आपको फॉलो करना है। और अगर कोई एम्प्लॉय ये चीजों को फॉलो नहीं करता है तो भाई आपको भगा दिया जाएगा ऑफिस से, सीधी सी बात है ना। तो ये थर्ड पॉइंट आपको ये बताना चाह रहा है, प्रिंसिपल्स ऑफ डिसिप्लिन। ये डिसिप्लिन जो है एक एम्प्लॉय, डिसिप्लिन दोस्तों आप ये भी कह सकते हो कि जो भी उसको आप काम अलोकेट कर रहे हो वो आपका काम ऑन टाइम, सही समय पे, सही तरीके से कंप्लीट करके देगा। ये एक डिसिप्लिन का आप एक हिंदी वर्जन समझ सकते हो। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन आप कब अचीव करोगे, जब आपके पास एक इफेक्टिव लीडरशिप वाली क्वालिटी है। ठीक है, आई होप आप सभी को लीडरशिप वाली क्वालिटी क्या होती है पता है। और हमने ये वाली चीज जो है ना दोस्तों 11th में डिस्कस करी है कि एक लीडरशिप क्या होती है, लीडरशिप के पास क्या क्वालिटी होना चाहिए, एक लीडर कैसा होना चाहिए, है ना। तो ये देखो, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप खुद से भी समझ सकते हो। इस चीज के लिए आपको बुक की भी जरूरत नहीं है, लेकिन आपका बुक आपको सिखाना चाहता है कि एक अच्छा लीडर कैसे बनते हैं। ठीक है, मतलब जब आप फ्यूचर में कॉमर्स के फील्ड के द्वारा जब आप फ्यूचर में कंपनी के मैनेजर बनोगे तो ये सारे पॉइंट्स का आपको ध्यान रखते हुए चलना है। आपको ये क्वेश्चन ये बताना चाह रहा है, और ये जो क्वेश्चन है किसने दिया था, हेनरी फयोल ने। ठीक है भाई, चलो आज का आखिरी प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी यानी कि साथ में मिलकर चलेंगे, हम सब एक ही परिवार है, जैसे आप और हम है ना दोस्तों। हमारी जेआर ट्यूटोरियल, जेआर कॉलेज, हमारी जेआर फैमिली, हम क्या है, एक यूनिटी है। तो ये क्या दोस्तों, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। देयर शुड बी, ये क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पे ध्यान दीजिए, देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये दोस्तों कि अगर एक बिजनेस तो उसमें एक ही हेड होना चाहिए। अगर आपको 10 हेड बिजनेस में मिल जाए तो मुझे एक बात बताओ, आपको वर्क कौन असाइन कर रहा है, आपको ये पता होगा, लेकिन आपको किसको रिपोर्ट करना है, फिर वहां से किसके पास फाइल ले जानी है। अगर आप समझिए, अगर आप एक ही जगह, अगर आपका एक ही बॉस है, आप सिर्फ उससे बात कर रहे हो तब तो आसान होगा। लेकिन अगर वही सेम चीज आप 10 लोग के साथ बात करोगे थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। आपको नहीं लगता क्या हो जाएगा ना यार, कि एक ही चीज आपको बार बार वही रिपीट करनी पड़ रही है, तो भाई मेरे बाकी का काम कब करोगे। ठीक है, तो क्या होता है ना कि एक कंपनी में कोई बिजनेस होता है तो उसमें एक ही हेड होता है और वही हेड की आप सभी को बात मानना है। ठीक है, फिर यहाँ क्या लिखा है, एक हेड होगा, ठीक है सर समझ गया, और एक ही प्लान होगा। मतलब मुझे एक बात बताओ यार, एक बिजनेस ऐसा होगा क्या जो जैसे सोच रहा है कि हम ये वाली फैक्ट्री के साथ यहाँ पे बिल्डिंग भी बनाएंगे, नहीं ना। एक बिजनेस का मैं आपको एक बताता हूँ, ये टॉपिक को छोड़ो, हम एक जनरल वर्ड, एक जनरल टर्म में बात करते हैं कि एक समझिए दोस्तों, ये कंपनी, तो मैं आपको बता दूं जो कंपनी का सीनियर मैनेजमेंट होता है ना, सीनियर मैनेजमेंट में पता है कौन कौन आता है। सीनियर मैनेजमेंट में डायरेक्टर आता है, कंपनी सेक्रेटरी आता है, सीईओ आता है, सीएफओ आता है। ठीक है, तो ये 4 लोग या फिर फुल टाइम डायरेक्टर, ये ऐसे लोग हैं जो कंपनी में दिन रात बैठे रहते हैं। ठीक है, आप ये समझ रहे हो। तो ये लोग मिलकर ना प्लान बनाते हैं कि कंपनी क्या काम करना चाहती है, कंपनी का एस्टेब्लिश क्यों किया था हमने कंपनी को, ये सब चीजें पता है कौन मैनेज करता है, ये सीनियर मैनेजमेंट वाले लोग। अब जब ये लोग डिसाइड करेंगे तो ये लोग कुछ प्लान डिसाइड करेंगे, है ना। समझिए इनने एक प्लान डिसाइड करा था, प्लान यानी कि इनका एक प्लान है कि हम यहां पर काम करना चाहते हैं। इनने क्या सोचा है, ये सोच को, इस सोच को अपन इंग्लिश में प्लान कहते हैं कि ये क्या चाहते हैं, इनका चाहना। हम इस चीज को एक डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करते हैं, मैं आपको हिंदी में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये डॉक्यूमेंट को कहते हैं प्लान, इनकी प्लानिंग थी। ठीक है, जैसे ये जो कंपनी है ये प्लान करते हैं कि हम यहाँ पे समझे कोई जगह का नाम ले लीजिए, हम मुंबई में फैक्ट्री एस्टेब्लिश करना चाहते हैं मुंबई में। ठीक है, अब यहाँ पे आपका बिजनेस मैनेजर आपको आके बोलता है अरे मुंबई अच्छा नहीं है यार, बहुत यहाँ पे बहुत रश होता है भाई, बहुत क्राउडेड एरिया है, अपन तो पुणे चलते हैं ना। सीनियर मैनेजमेंट को मारो गोली, कौन बात मानता है उनकी, ऐसा होगा। तो
तो भाई आपका बिजनेस जो है नहीं चलेगा, आपका कंपनी जो है बंद हो जाएगी। क्योंकि सीनियर मैनेजमेंट ने जब बोल दिया था कि आपको मुंबई में काम करना है, तो भाई आपको फिर दूसरे मैनेजर की बात क्यों माननी है? क्यों माननी है? एक प्लान था, डिसाइडेड था, एक ही मैनेजर होगा या एक ही हेड होगा, तो कंफ्लिक्टिंग डिसीजंस भी नहीं होंगे। ठीक है, मतलब समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? सब अब तक समझ आ रहा है कुछ? ठीक है, या सब ऊपर से गया? कमेंट सेक्शन में बताना है दोस्तों, टेंशन ना लो, मैं वापस आपको बताऊंगा। आपको पता ही है, हम 11th में भी अगर कोई बच्चा नहीं समझता था तो मैं उसको इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे ही रिप्लाई दे दिया करता था। बाकी तो यार ये लेक्चर को अपन यहीं एंड करते हैं दोस्तों। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया है। और ये क्वेश्चन ध्यान रखना, इस बार नहीं आ सकता क्योंकि ये लास्ट बोर्ड एग्जाम में आया था। तो देखो यार, बोर्ड वाले इतने तो आपको फ्री में मार्क्स नहीं देंगे, लेकिन तो अगर ये एग्जाम में आ चुका है, इसका मतलब ये लास्ट अटेम्प्ट में आया था, ये वाला सिग्निफिकेंस वाला लास्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है वो। ठीक है, और मैंने लाइव स्ट्रीम पे भी बताया था, आप जाके देख सकते हो पीछे। और मैं क्या बोल रहा था, ये हेनरी फयोल का जो इंट्रोडक्शन है, ये आपको तरीके से याद करना है। एक बार इसका वापस स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपने नहीं लिया है तो। ये आपके, जब भी मैं आपको बीच रास्ते में अगर मुझे कोई 12th का बच्चा दिखता है, मैं उसको यही सवाल पूछूंगा, हाँ भाई आजा, हेनरी फयोल क्या होता है बता, कौन है ये, इनके बारे में बताओ। तब आपके मुंह से ये सारा का सारा निकलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आने की पूरी संभावना रखता है इस बार। हेनरी फयोल आएगा। 14 प्रिंसिपल्स नहीं पूछेंगे डायरेक्ट, क्योंकि 14 बहुत सारे होते हैं, तो इसमें से आपको 6 से 7 पूछ लेंगे, या फिर किसी भी एक पे आपको शॉर्ट नोट आ जाएगा। तो आज के लेक्चर में हमने वो वाला टॉपिक कंप्लीट करा, और दोस्तों साथ ही साथ हमने 4 प्रिंसिपल्स कंप्लीट किए हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के 10 प्रिंसिपल्स को कंप्लीट करेंगे और हमारे हेनरी सर को बाय बाय कर देंगे। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, हम डायरेक्ट प्रिंसिपल से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं हेनरी फयोल का कोई इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा। ठीक है, आपको रिवाइज करते हुए आना है, आपकी ड्यूटी बनती है दोस्तों। ये हम बार बार रिवाइज नहीं कर सकते, 12th का पोर्शन हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, याद करोगे, नेक्स्ट लेक्चर तक हर एक बच्चे के मुंह से हेनरी फयोल का इंट्रोडक्शन निकलना चाहिए। और आज के जितने भी प्रिंसिपल्स, आई होप आपको समझ में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आपको शेयर करना है दोस्तों के साथ, और एक बार बता दो, मार्केट में आपका जो भाई आ चुका है। 2-4 दिन शायद और इशू होंगे, लेकिन एक बार जुलाई का मंथ स्टार्ट हो जाता है, स्टार्ट फ्रॉम द डे 1, मैं आप लोगों की हालत खराब कर दूंगा, क्योंकि हम बहुत पढ़ाई करने वाले हैं। ठीक है, अगस्त तक मतलब खत्म कर देंगे यार, सब कुछ खत्म कर देंगे, टेंशन चाहिए ही नहीं। ठीक है, कर देंगे, साथ में करेंगे पक्का। चलो फिर जीआर कॉलेज के दोस्तों को अपने शेयर करो यार, सिर्फ आप और मैं नहीं, अपने दोस्तों को भी बताओ। ठीक है, चलो फिर दोस्तों, मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया, मजा आया कि नहीं, एक बार कमेंट सेक्शन में बताना है। चलो फिर इस लेक्चर को यहाँ पे मैं एंड कर रहा हूँ।